अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अमन बराबरी के साथ में खुशामदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान हमेशा से इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का दाई रहा है। पाकिस्तान आलम इस्लाम की वाहिद एटमी क़ुव्वत है और तमाम इस्लामी बरादरी पाकिस्तानी अवाम और अफवाज पाकिस्तान को मोहब्बत और अकीदत की निगाह से देखते हैं। आलम इस्लाम की पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम की ख्वाहिशात का अंदाज़ा लगाते हैं इस छोटी सी झलक से। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ इख़वानना फ़ी पाकिस्तान, अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ इख़वानना फ़ी पाकिस्तान, अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ इख़वानना फ़ी पाकिस्तान। और अब बात करेंगे बदलती दुनिया के साथ बदलते रुझानात की। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर एक बुनियादी तनाज़ा है। जो यूएन ने कश्मीरियों के हक़ राय दही की हिमायत जरूर की, लेकिन अमलन रुकन ममालिक ने खुद को इस मामले से अलहदा रखा हुआ। भारत दुनिया भर के लिए एक बड़ी मंडी साबित हो सकता है और यही वो तिजारती और कारोबारी सोच है जिसे ढाल बनाकर भारत ने निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म जबर के पहाड़ तोड़ दिए और एक दुनिया को इस मामले से दूर रखा। लेकिन अब वक्त बदलता जा रहा है। चीन हमेशा से पाकिस्तान के साथ हर मामले पर पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा और पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे की बदौलत अब हम देख रहे हैं कि रूस, बरतानिया, तुर्की और ईरान समेत दुनिया के तमाम ममालिक, कमोबेश तमाम ममालिक जो है इस मंसूबे में पाकिस्तान के साथ खड़े होना चाहते हैं। इस मंसूबे को सबोताज करने के लिए भारत हर हद तक, हर मुमकिन हद तक जाने की कोशिश कर रहा है और यकीनी तौर पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी और इंतशार फैलाने के जो वाक़यात हैं उसमें उसके जो हम जड़ें देखते हैं वो नई दिल्ली और काबुल से, ये इनका नेक्सस है जो आपस में इस वक्त मौजूद है। और आप देख रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी भारतीय जारियत मुसलसल जारी है और कश्मीर में भी इंसानी हुकूक की पामाली का लामुतनाही सिलसिला इस वक्त जारी है। नाउ ऐसे में एक बयान आता है अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर निकी हेली का, जो कहती हैं कि ट्रंप इंतज़ामिया पाक भारत कशीदगी के खात्मे में अपना किरदार अदा करना चाहती है। ये बहुत मायने खेज बयान है, बहुत इंपॉर्टेंट बयान है, क्योंकि इससे कबल अमरीका से इस खैर की तवक्का हमने कभी नहीं रखी और यकीनी तौर से पाकिस्तान ने इस बयान को सराहा, सरकारी तौर पर इस बयान को सराहा गया। लेकिन भारत की जानिब से हमेशा की तरह कश्मीर पर किसी भी थर्ड पार्टी मीडिएशन को मुस्तरद किया गया और यही कुछ अमरीकी सफीर के बयान के बाद भी देखने में आ रहा है। आज के प्रोग्राम में इसी अहम मौजू पर हम बात करेंगे। अपने पैनल से आपका तारुफ कराता चलूं। कराची स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मिराजुल हुदा साहब। आप जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा हैं। मिराज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। थैंक यू। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि इस वक्त इसमें कोई राय नहीं कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है और साथ ही साथ पाकिस्तान में इस वक्त जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हैं और जिस तवातुर के साथ हो रही हैं, इसमें रॉ की इन्वॉल्वमेंट या उसके साथ साथ आप अगर अफगानिस्तान चले जाएं तो ये पूरा एक नेक्सस है नई दिल्ली और काबुल का। क्या इसमें कोई शक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुजार हूँ। आज जिस तरह कश्मीरियों के ऊपर मजालिम तोड़े जा रहे हैं, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है और बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी की शहादत के बाद से कश्मीर में तारीख़ का तवील तरीन कर्फ्यू रहा और कश्मीरियों के जज्बे हुर्रियत को दबाने के लिए वो बच्चे जो कंकर हाथ में लेकर जिद्दोजहद बढ़ाते थे, इसराइली पैलेट गन्स के ज़रिए उनके चेहरों पर फायरिंग की गई और इस वक्त हज़ारों की तादाद में नौजवान हैं जो बीनाई से महरूम हो चुके हैं। लेकिन अजब बात है कि कश्मीरियों का जज्बे हुर्रियत नहीं दबाया जा सका। ये इंडिजिनस तहरीक है, ठीक, इसके अंदर बाहर से किसी का कोई हाथ नहीं है। आप देख रहे हैं कि वहाँ किसी दर्जे में कोई दहशतगर्दी का अमल नहीं है, बल्कि ये एक अवामी सियासी जिद्दोजहद है और भारत ने इसके साथ जितने हुर्रियत रहनुमा थे उनको जेलों के अंदर बंद कर दिया। लेकिन अभी नरेंद्र मोदी साहब ने कश्मीर का दौरा किया है। पूरे कश्मीर के अंदर कर्फ्यू लगाकर दौरा करवाना और उसके बावजूद उनके खिलाफ एहतजाज होता रहा। भारत आज ये समझता है कि कश्मीरियों को दबाने के लिए पाकिस्तान को तबाह करना बड़ा ज़रूरी है और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि कभी मर्दमशुमारी करने वाली टीम के ऊपर हमला हो रहा है, उसमें फ़ौजियों को निशाना बनाया जा रहा है, कभी
काबुल के अंदर और अफ़गानिस्तान के अंदर जो उनके सिफारत खाने खुले हुए हैं और जिनके ज़रिए बहुत सारे ऐसे दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तान के अंदर दाखिल करवाए जा रहे हैं, और यही हैं कि जो पाकिस्तान के बड़े शहरों को निशाना बनाकर आज के हालात में पाकिस्तान को मुआशी तौर पे कमज़ोर करना चाहते हैं। और पाकिस्तान और चीन का जो सी पैक है, जो मुस्तकबिल के लिए एक खुशहाली की उम्मीद है, और सिर्फ पाकिस्तान ही के लिए नहीं बल्कि सारी दुनिया के लिए एक इस्तेहकाम का पैगाम है। लेकिन आज भारत अपने ज़ाती मफादात की खातिर उस सी पैक को नुकसान पहुंचाना चाहता है, पाकिस्तान और ये सारा इंतशार उसी सिलसिले में ना हो। ऐसे में अगर कोई बयान आता है, ट्रंप इंतजामिया जो है वो मीडिएशन करना चाहती है, ताल्लुकात को बेहतर करना चाहती है, पाक भारत, उसमें इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि रिवायती तौर पर कभी भी इस तरह के स्टेटमेंट हमारे देखने में नहीं आए। जी, मैं ये समझता हूँ कि निकी कैली का जो ये स्टेटमेंट आया है और ट्रंप इंतजामिया की तरफ से जिस बात का इजहार हुआ है, हम इसको वेलकम करते हैं। ये पाकिस्तान की एक बड़ी सिफारती कामयाबी है। इसमें पाकिस्तानी सफ़ीर मलीहा लोधी को मुबारकबाद दी जानी चाहिए कि जिन्होंने कश्मीर के इस मुकदमे को लड़ा है। लेकिन ये बात अपनी जगह पर बहुत वाज़ेह है कि बहुत सारे मौक़े तारीख़ में ऐसे आए हैं। मसलन मैं ये कहना चाहूँगा कि लाहौर अकॉर्ड, जब वाजपेयी साहब पाकिस्तान आए थे और कोई लाहौर अकॉर्ड हुआ था, तो उसके अंदर उन्होंने, पाकिस्तान ने इस बात को एक दर्जे में तस्लीम कर लिया था कि बाकी दुनिया के बजाय पाकिस्तान और इंडिया मिलकर कश्मीर के इस मसले को हल कर लेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि कश्मीर का मसला हल होने के बजाय खराबी की जानिब जा रहा है। इंडिया तो वही चाहता है ना, भारत हमेशा से ये कहता है कि कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं है, जो भी तनाज़ात हैं हम आपस में मिलकर हल कर लेंगे। तो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद को भी उसने अटका के रखा है दिहाइयों से इसी चक्कर में। जी बिल्कुल, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा की इस करारदाद को शेड्यूल 2 के अंदर आना चाहिए, इसलिए कि जो करारदाद उस वक्त पास हुई थी वो करारदाद जो है वो शेड्यूल 4 और 5 में पास हुई थी। शेड्यूल 2 के अंदर करारदाद पास होगी तो भारत अगर नहीं तस्लीम करेगा तो अक़वाम मुत्तहिदा पाबंद होगी कि उसके ऊपर पाबंदियाँ लगाए। आज गुज़िश्ता काफ़ी तवील अरसे से हमारी कमज़ोरियाँ रही हैं और इन कमजोरियों का भारत हमारी कमजोरियों के हवाले से बात करते हैं। हमारी जो एक कंसिस्टेंट कश्मीर पॉलिसी है जो नेशनल लेवल के ऊपर होनी चाहिए, वो शायद नहीं है, रियासती लेवल के ऊपर नहीं है। हुकूमत ही इसके ऊपर हम देखते हैं कि आगे पीछे वो होती रहती है। एक कश्मीर कमेटी नाम की भी चीज़ है जो भी मेरे ख्याल से उसके ऊपर भी बात करना चाहूँगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक की तरफ पहले चलेंगे, फिर मैं प्रोग्राम को कंटिन्यू करता हूँ। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल तलत मसूद रिटायर्ड ने, और उनसे हम बात करना चाहेंगे इस इंतहाई अहम मौजू पे। जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, पाक भारत तनाज़ा कश्मीर के हवाले से हम बात कर रहे हैं। दुनिया भर पे एक हकीकत आश्कार है कि भारत किस तरीके से पाकिस्तान में इंतशार फैला रहा है, चाहे वो LAC के ऊपर हो या वो पाकिस्तान के अंदर उसकी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हों। और एक प्राइम ऑब्जेक्टिव इस वक्त जो है वो पैक को सबोताज करने के लिए है। ऐसे में एक बयान आता है अमरीकी सफ़ीर जो अक़वाम मुत्तहिदा में जो है तयन है, वो उनका ये कहना है कि ट्रंप इंतज़ामिया मसला कश्मीर के हल के लिए अपना किरदार अदा कर सकती है। आउटराइटली रिजेक्ट किया भारत ने इस बयान को कि थर्ड पार्टी मीडिएशन कोई नहीं चाहिए उन्हें पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ात थे, और पाकिस्तान की जानिब से एक दफ़ा फिर इसको खुशाइन करार दिया गया। सर, क्या देख रहे हैं आप? जी देखिए, इसकी तारीख है, इंडिया जो है किसी सूरत में नहीं चाहता कि कोई बाहर की कुव्वत जो है, चाहे वो उसका इतना भी दोस्त हो जैसे अमेरिका है, उसका स्ट्रेटेजिक एलाई है, अगर वो भी कहता है फिर भी ये मानने तैयार नहीं है। इस वजह से कि उनकी जो हर धर्मी है और उनकी जो पॉलिसी है उसमें वो जरा भी लचक नहीं दिखाना चाहते, और वो ये समझते हैं कि एक तो खैर अपने आप को वो वर्ल्ड पावर समझते हैं, ग्लोबल पावर समझने लगे हैं, और किसी सूरत में वो किसी से कहते हैं हम डिक्टेशन लेने या
उनकी राय हमारे लिए मुसल्लत नहीं की जा सकती। तो इस लिहाज से मेरे ख्याल में ये तवक्को करना कि इंडिया जो है वो अमेरिका की या रूस की या किसी और की बात करेगा, और ऐसे भी मैं समझता हूँ कि अमेरिका अगर बाकी में भी अगर इंडिया राजी भी होता तो कोई ख़ास ऐसी चीज़ नहीं होती जिसकी वजह से कि पाकिस्तान में कश्मीर के लोगों के लिए किसी सूरत में पेशकदमी होती। सिर्फ ये ज़रूर है कि इस वक्त अमेरिका जो है इंडिया और पाकिस्तान के तनाव से न सिर्फ अमेरिका बल्कि दूसरे भी जो ममालिक हैं वो काफ़ी तशवीश है उनको, इस वजह से कि ये दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, और जिस तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल में आजकल आपने देखा कि मुसलसल कई महीनों से खिलाफ वर्जी हो रही है इंडिया की तरफ से, फिर पाकिस्तान जाहिर है उसमें भी फिर रिटर्न करना होता है फायर। तो ये ना हो कि कहीं ऐसे मामला हाथ से निकल जाएं, क्योंकि ये दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। और आपने देखा कि इंडिया बार बार एक इंडिया दे रहा है कि वो की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उसमें अब तब्दीली आ रही है। यानी पहले तो एक लिहाज से समझते थे कि फर्स्ट यूज तो नहीं करेंगे, नो फर्स्ट यूज, अब वो ये सोच रहे हैं कि नो फर्स्ट यूज को डिस्कार्ड कर दिया जाए और पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो फर्स्ट यूज भी हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो काफ़ी ख़तरनाक भी हैं, और इस वजह से भी अमेरिका की और दूसरे ममालिक की ये कोशिश है कि ये दोनों ममालिक आपस में बातचीत करके मामला को हल करें, और सबसे अहम चीज़ जो है वो टेंशन को कम करें। ठीक, अच्छा, इस सिलसिले में अब जो नया ब्लॉक इस वक्त बन रहा है सीपैक के तनाजुर में रशिया का, चीन का, पाकिस्तान का, आप समझते हैं कि सूनर और लेटर ये प्रेशर इस वक्त आता जा रहा है भारत के ऊपर भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के हवाले से, सीपैक के हवाले से? जी, मेरे ख्याल में ये जो सीपैक है ये इससे बड़ा मुस्बत एक डेवलपमेंट है पाकिस्तान के लिए। और एक तो सबसे एक अहम चीज जो मेरे ख्याल में जानते हैं अब कि चूंकि चीन जो है इस कदर मुलव्वस है सीपैक में और उसकी अहमियत समझता है, और पाकिस्तान को एक बहुत अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर की हैसियत से इसने सीपैक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। तो इस वजह से इंडिया अब ये समझता है कि अगर पाकिस्तान पर किसी किस्म की जारहाना कार्रवाई की गई तो वो फिर चीन जो है वो खामोश बैठा नहीं रहेगा। ये हम नहीं समझते कि कोई खास रास्ता देगा, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी बात ये कि चूंकि चीन और पाकिस्तान के इश्तराक, और जैसे आपने कहा कि दूसरे मुल्क रूस और सऊदी अरेबिया वगैरह भी पाकिस्तान के साथ इस कदर ज़्यादा नज़दीक हो गए हैं, तुर्की भी, कि ये मुमकिन नहीं है इंडिया के लिए कि किसी सूरत में वो उसको आइसोलेट कर सके, बल्कि पाकिस्तान की जो पोजीशन है और इमेज है वो भी बहुत बेहतर हो रही है। हाँ सर, मैं इसमें कता कलामी होगी, मैं इसमें जोड़ना चाह रहा था कि बावजूद इसके कि पाकिस्तान में इतने ज़्यादा जो है दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हुई, पिछले महीने एक आध महीने पहले हमने देखा जो ECO कंट्रीज़ का इजलास था उसमें 3 वज़ीर-ए-आज़म, 5 सदूर और जो है सैकड़ों सिफारती अमला, ईरान जो है ईरानी सदर पाकिस्तान आए हुए थे, टर्की के सदर पाकिस्तान आए हुए थे। तो ये आप समझ रहे हैं कि एक मजबूत ब्लॉक बनने जा रहा है सीपैक के मरहून मिन्नत पाकिस्तान के लिए तो बहुत अच्छी पेशकदमी है ये। जी, मैं समझता हूँ कि खैर अभी ब्लॉक तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये जरूर है कि काफी कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है, यानी मफादात जो हैं वो मुंसलिक हो रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। और ये एक अलायंस की सूरत में, इत्तेहाद की सूरत में मुस्तकबिल में हो सकता है। लेकिन इस वक्त जो है इत्तेहाद से ज्यादा ये है कि देखिए अब रूस ये चाहता है कि हम सीपैक के भी मेंबर हों, और पाकिस्तान ने भी ख्वाहिश यही जाहिर की, और चीन इस पर आमादा हो गया। तो इस लिहाज से आप देखते हैं कि रूस की आमद से सीपैक जो है उसकी अहमियत और बढ़ी। और आपने कहा कि ईरान की भी ख्वाहिश ये है, और पाकिस्तान ये कहता है कि ठीक है आप जरूर आए। ने भी कहा है कि आज जितने ममालिक सीपैक में एक मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं वो खुशामदीद। तो इस तरीके से तो पाकिस्तान की अहमियत बढ़ रही है। लेकिन इसको ये समझना कि अब मसलन ये समझना कि रूस जो है वो इंडिया के खिलाफ कोई पैक में शामिल होगा, मैं नहीं समझता। इसलिए कि अभी भी रूस के जो ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ वो बहुत ही गहरे ताल्लुकात हैं।
ये ज़रूर है कि असलहा वगैरह की जो फराहमी पहले रूस से होती थी इंडिया की, लेकिन अब चूंकि इंडिया जो है वो लेटेस्ट वेपन्स खरीदना चाहता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेना चाहता है, तो वो अमेरिका से लेना चाहता है। अब रूस के पास इस किस्म की टेक्नोलॉजी नहीं है और फिर वो पूरा फायदा उससे उठाना चाहता है। न्यूक्लियर मामलात में भी आपने देखा कि किस किस्म की लचक अमेरिका ने दिखाई है और न्यूक्लियर प्लांट्स भी सप्लाई करने तैयार हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हर वेपन सिस्टम्स में करने तैयार हैं। फिर इसराइल के साथ इंडिया के बड़े जबरदस्त ताल्लुकात हैं, जो अमेरिका जो चीज़ बेच नहीं सकता वो इसराइल के थ्रू बेची जाती है। तो सर हम जनरल साहब मैं जानना चाहूंगा फिर हम किस चीज के को रख के जरा कैपिटलाइज कर सकते हैं कश्मीर इशू के हल के लिए। मैं इस तनाजुर में बात करना चाह रहा था कि सारे ममालिक मिलके अगर फिर कश्मीर इशू की तरफ जाएं तो क्या कोई बनती है सूरत हाल? देखिए, मैं बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं कि ये जरूर है कि कश्मीर का जो इस वक्त ह्यूमन राइट सिचुएशन है, जो इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हैं, उस चीज को तो आप उछाल सकते हैं और वो शायद आज नहीं तो कल जरूर उस पर दुनिया जो है नजर डालेगी। अभी सिर्फ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उसकी परवाह करते हैं, ममालिक जो हैं वो बिल्कुल आंखें उन्होंने की हुई हैं, इसलिए कि तमाम ममालिक जो हैं इंडिया से मसलहत की बिना पर अब उनकी ताल्लुकात हैं और मसलहत की बिना पर जब ताल्लुकात हों मबनी, तो फिर आप देखते हैं कि वो कोई उसूलों पर काम नहीं करते और वो समझ। और दूसरी एक और चीज जो है वो हम कभी भूल जाते हैं कि जो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी का चक्कर है और मुसलसल जिस तरीके से आपने कहा इतनी कुर्बानियां भी पाकिस्तान ने दी हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान ने ख़त्म किया है, उसके बावजूद पाकिस्तान पर प्रेशर रहता है और इंडिया पे नहीं। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो दुनिया को भी नुकसान पहुंचाती हैं और इंडिया के जो कश्मीरी मामला है वो किसी और का मामला नहीं है। दूसरे ममालिक इससे लाताल्लुक होना चाहते हैं और वो अपनी बिजनेस और अपनी इक़्तिसादी और माशी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को इस के मद्देनजर ठीक है। यही वो तिजारती मुफादात हैं, यही वो तमाम कमर्शियल इंटरेस्ट हैं जिसकी वजह से एक दुनिया को भारत ने इस मामले से दूर रखा। बहुत बहुत शुक्रिया। लेफ्टिनेंट जनरल तलत मसूद रिटायर्ड इस वक्त हमसे बात कर रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में इस इशू पे मजीद हम बात करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। नेस्ले प्योर लाइफ अब दे रहा है 19 लीटर की 2 बोतलें टैप और स्टैंड के साथ सिर्फ 1000 रुपए में। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी 11112333 पर कॉल करें। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। मिराज साहब, इस वक्त जनरल साहब से जो बात हुई वो भी आपने सुनी और उनका ये कहना है कि कमर्शियल इंटरेस्ट जो है पूरी दुनिया के, ज़ाहिर है कि 1 अरब 25 करोड़ की आबादी है भारत की और वो कमर्शियल इंटरेस्ट जो है उसको इस मामले से अलग किए हुए हैं। दूसरी चीज़ ये यहाँ पे जानना चाहूँगा कि एक आम शिकायत ये है कि हम बुरहान वानी की जैसे आपने बात की, उनकी शहादत के बाद एक अपराइजिंग हुई वहाँ पे मूवमेंट की, हम इसे कैपिटलाइज नहीं कर सके। हालांकि इससे एक तारीख रही है भारत की जुल्म जबर की कश्मीर में, लेकिन पाकिस्तान या इस तहरीक को उस तरह से कैपिटलाइज नहीं किया जा सका। कहाँ फेलियर रहा? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक निशानदही की है कि बुरहान मुजफ्फर वानी की शहादत ने पूरे कश्मीर को ज़िंदा कर दिया है और आप जानते हैं कि गुज़िश्ता साल की अहम तरीन शख्सियात के जब नाम लिए गए तो बुरहान मुजफ्फर वानी कश्मीर का एक नौजवान वो दुनिया की अहम तरीन शख्सियात के अंदर शामिल हो गया। टाइम्स ने भी उसको शुमार किया और असल में जो पूरी तारीख़ चली आती है जब से ये कश्मीरी हुर्रियत की तहरीक एक मरतबा फिर उठ के खड़ी हुई है, इस दौरान में बहुत सारे मौक़े पर हमसे बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं और बहुत सारे हमारे हुक्मरानों ने जानबूझकर बहुत सारी गलतियाँ की हैं। लेकिन मैं ये बात कहना चाहूँगा कि गुज़िश्ता साल जो जनरल असम्बली के अंदर वज़ीर आज़म की तकरीर थी उसमें उन्होंने बुरहान मुजफ्फर वानी का भी नाम लिया
और बिल्कुल इसी तरीके से कश्मीर के लिए भी बात की। लेकिन इसी सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। दुनिया का दबाव भारत को झुकाने के लिए ज़रूरी है। भारत की हठधर्मी और चौधराहट, इसको बुरे तरीके से फ्लॉप किया है कश्मीर के नौजवानों ने, कश्मीर के हुर्रियत के रहनुमाओं ने। साहब ने एक बात की थी कि कमर्शियल इंटरेस्ट हैं मुख्तलिफ ज़ाहिर के जो रुकन ममालिक हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से भी अगर हम बात करें, यहाँ पे जब हम इस्लामी ममालिक की बात करते हैं तो उनकी ताउन की तंजीम OIC, उसका क्या किरदार है? क्योंकि पिछले दिनों OIC का एक अपनी जो उनकी ह्यूमन राइट्स कमीशन की एक वफ़द था वो पाकिस्तान आया, यहाँ पे मुशीर ख़ारजा से मुलाकात हुई, आज़ाद कश्मीर में उनके प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई। श्रीनगर जाने का उनको ज़ाहिर के भारत ने इजाज़त नहीं दी, लेकिन उसकी भी ऑब्जर्वेशन जो है वो कश्मीरियों के लिए, और उन्होंने भी सपोर्ट किया कि पाकिस्तान जिस तरीके से सिफारती अखलाकी महाज पर कश्मीरियों की जो है वो हिमायत करता है, उसको उन्होंने भी सपोर्ट किया। कितनी अहमियत की हामिल है उनका ये दौरा? देखिए, ये दौरा तो इंतहाई अहमियत का हामिल है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि OIC बहैसियत मजमूई अपना किरदार अदा करने से कासिर है। और आज भी अगर दुनिया के अंदर कोई ईरान और सऊदी अरब के दरमियान तनाज़ा पैदा हुआ है तो OIC को किरदार अदा करना चाहिए था। लेकिन OIC उम्मत मुस्लिमा के किसी भी मसले में, चाहे वो यमन का मसला हो, चाहे वो शाम का मसला हो, चाहे वो इराक़ का मसला हो, वो अपना किरदार अदा करने से कासिर है। और ये जो भारत का कमर्शियल मसला है, इसकी वजह से, जी बिल्कुल, इसकी वजह से आज भी बहुत सारे मुसलमान ममालिक जो दोस्ती का दम पाकिस्तान से भरते हैं, लेकिन वो अपना झुकाव भारत की तरफ रखते हैं। मेरा ये ख्याल है कि इसमें पाकिस्तान को भी बहुत काम करने की ज़रूरत है, और OIC ही नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा को इस मामले में एक्टिव करने इसी तनाजुर से जो मैं बार बार जोड़ने की कोशिश करता हूँ CPEC को, ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के पास आ रही है, दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी होने जा रही है। और अब तो इंतहा ये है कि जो भारतीय जरीदे हैं, हिंदुस्तान टाइम्स है और टाइम्स ऑफ इंडिया है, द हिंदू, उनमें एडिटोरियल आ रहे हैं बाकायदा कि भाई अब आप भी ये जो बनने वाली सोच है इसको छोड़ें और ये CPEC को ज्वाइन करें, दुनिया अपने कमर्शियल इंटरेस्ट में आ रही है। तो ये आगे चल के आप देखते हैं इस तरह की? जी, मैं ये समझता हूँ कि भारत जितनी बड़ी फौज रखे हुए है कश्मीर में, इस पर उसके बेतहाशा अखराजात हो रहे हैं। भारत तो ऐसा मुल्क है कि जिसमें तकरीबन 50% आबादी के पास टॉयलेट भी मौजूद नहीं है। तो हम जो फौज कश्मीर में है, जरा उनका मोरल आपने देखा? जी बिल्कुल, यानी उनमें से वो कह रहे हैं कि हमें खाने को किस किस्म की चीज़ें मिल रही हैं, फैसिलिटीज़ किस किस्म की मिल रही हैं, और जो ये कहता है उसे कत्ल भी कर दिया जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल। लेकिन अहम बात वही है कि पाकिस्तान और भारत को अक्लमंदी का मुजाहरा करना होगा। भारत और पाकिस्तान के दरमियान कोर इशू कश्मीर है। भारत उस पर पैसा खर्च करने के बजाय कश्मीरियों को उनका हक दे, भारत भी मजबूत मुआशी मुस्तकबिल की तरफ सफ़र करेगा। ज़ाहिर है कि जब पड़ोसी आपस में एक अमन होगा, इस्तेहकाम होगा, तो वहीं पे जो है हर चीज़ पनपेगी। ना एक दफ़ा फिर बात करेंगे ट्रंप इंतज़ामिया के हवाले से, क्योंकि दुनिया की मुतनाज़ा तरीन शख्सियत इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप मुख्तलिफ हुकूमतों के हवाले से, अपनी पॉलिसीज़ के हवाले से और बयानात के हवाले से, अमरीका के वो सदर हैं, लेकिन जो आज तक तारीख़ में इतना मुतनाज़ा शख्सियत शायद ना हो, इतने बड़े ओहदे पे, इतने बड़े लेवल पे। बात यह है कि इलेक्शन से पहले जो प्री इलेक्शन उनकी तकरीरें थी और कुछ झुकाव जो है वो वाज़ेह तौर पे भारत की जानिब देखा जा सकता था। अब आप समझते हैं कि वही चीज़ बरकरार है या एडजस्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी? देखिए, असल में जो अमेरिका में नए सदर डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, तो एक बात तो उनके बारे में सारी दुनिया महसूस कर रही है कि ही इज़ हाईली अनएक्सपेक्टेड। क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं, कोई इसके बारे में अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा। जो अंदाजे थे बहुत सारे गलत साबित हो रहे हैं और बहुत सारे हो सकता है आइंदा गलत साबित हो जाएंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान कश्मीरियों के इस मुकदमे को लड़ता रहे, जो हुकूक़ इंसानी की बड़ी बड़ी खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उन सारी चीज़ों पे वहाँ पे बात करता रहे, और
दुनिया के अंदर कश्मीर के लिए लॉबिंग करने का अमल जो है ये पाकिस्तान अपनी जगह पर जारी रखे। ठीक है, जो ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से ये बयान आया है इसको वेलकम करना चाहिए और इसके अंदर मज़ीद आगे बढ़ने की कोशिश होनी चाहिए। दुनिया इन्वॉल्व होगी तो मसला कश्मीर हल की जानिब पेशरफ्त करेगा। दुनिया इन्वॉल्व होगी तो यकीनी तौर से मसला कश्मीर जो है वो एक मंतकी हल की तरफ जाएगा और मंतकी हल यही है कि कश्मीर की आवाम जो है उनकी जो हक़ खुद इरादियत जो है वो उनको दी जाए, फैसला उनका अपना होना चाहिए कि उन्हें क्या करना है। प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी, एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन किया है खालिद रहमान साहब ने। आप डायरेक्टर जनरल हैं इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज़ इस्लामाबाद में। खालिद रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का। इस वक्त एक बयान आया अमरीकी सफ़ीर की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा में और उनका कहना यह है कि ट्रंप इंतज़ामिया पाक भारत कशीदगी को कम करने में अपना किरदार अदा कर सकती है। एक ख्वाहिश का उन्होंने इजहार किया। पाकिस्तान ने इस सरकारी सतह पे इस बयान को सराहा, लेकिन भारत की जानिब से अगेन इसको मुस्तरद किया गया, आउटराइटली रिजेक्ट किया गया। कश्मीर के इशू पे या पाक भारत इश्यूज पे किसी भी थर्ड पार्टी मीडिएशन को क्या कहेंगे सर आप? देखिए, एक माना में तो ये बयान खुशाइंद है कि अमरीकी सफ़ीर ने ये बात कही, और सफ़ीर भी वो कि जो अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर है, और एक ऐसे मरहले पर गई है जब ट्रंप इंतज़ामिया अभी नई है और अपना आइंदा के लिए एक एजेंडा तय कर रही है। तो मैं तवक्को रखता हूँ कि अगर अमरीकी इंतज़ामिया इसी सिमत में आगे बढ़ेगी तो भारत की जानिब से खा कितना भी इनकार क्यों ना हो, उसे किसी न किसी शक्ल में इस दबाव को कबूल भी करना पड़ेगा। लेकिन उससे ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि ये महज अमरीकी सफ़ीर का बयान ही नहीं है, ये दरअसल झलक है कि गुज़िश्ता कई सालों से और बिलखुसूस गुज़िश्ता चंद महीनों में कश्मीरी अवाम ने, कश्मीर के शहरियों ने जिस तरह से अपनी आज़ादी के हवाले से मुसलसल अपनी तहरीक को आगे बढ़ाया है, और भारत की जानिब से उसे जिस अंदाज में कुचलने की कोशिश की गई है, जिसमें मुसलसल इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, तो ये उसकी बाज़गश्त है जो हमें नज़र आ रही है। क्योंकि अमेरिका हो या कोई भी बड़ा मुल्क हो जो एक जानिब इंसानी हुकूक के दावे करता है, जो एक जानिब दुनिया में अमन लाने के लिए जिम्मेदार अपने आप को करार देता है, जिसने सलामती कौंसिल में मुस्तकिल नशिस्त हासिल की हुई है और जिसको वीटो पावर भी हासिल है, दरअसल ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी ऐसा मसला जहां अमन व अमान को और सलामती को, एक पूरे खित्ते को एक तरह से खतरात दरपेश हों, अगर वो सलामती कौंसिल के मुस्तकिल मेंबर और वीटो पावर रखते हुए भी ऐसे मसाइल को एड्रेस ना करें, तो ये खुद उनके लिए भी एक बदनामी का बाइस होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये तमाम सेक्टर्स हैं जिसकी रोशनी में अगर अमेरिका ने नेक नामी कमानी है तो उसके लिए नागुज़ीर है कि वो इसी सिमत में आगे बढ़े। अगर वो इस सिमत में आगे नहीं बढ़ते तो मेरा ख्याल है उन्हें भी इसका एहसास है कि इसके नतीजे में उनकी नेकनामी पे हर्फ आता है। अच्छा, ये बड़ी बात आपने कही। मैं ये जानना चाहूँगा इस सिलसिले में जो OIC है, इस्लामी ममालिक की जो तंजीम है, उसका क्या किरदार है? और दूसरा, जब आपने बात की कि खुद अमेरिका की नेकनामी के ऊपर हर्फ आ सकता है, तो कुछ कमर्शियल इंटरेस्ट भी हैं अमेरिका के। 1 अरब 25 करोड़ की आबादी वाला मुल्क जो उनके लिए एक बहुत बड़ी मंडी है। CPEC इसका अल्टरनेट होगा सर? नहीं, देखिए, CPEC तो अपनी जगह इंडिपेंडेंट है और यानी जहाँ तक हिंदुस्तान की आबादी का ताल्लुक है, हकीकत में या बड़ी मार्केट होने का ताल्लुक है, तो हकीकत में ये एक बड़ी वजह रही है कि अमेरिका के तिजारती जो इंटरेस्ट हैं और इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, और इसके साथ साथ सियासी तौर पे भी अमेरिका के इस खित्ते में जो मफादात हैं कि वो चाइना को कंटेन करना चाहता है, इस वजह से हिंदुस्तान के मौक़िफ़ को वो वक्तन फ़वक्तन पजीराई देता रहा है। और इस एतबार से ये खदशा मौजूद है, क्योंकि ये तो ज़ाहिर है अभी सिर्फ एक बयान आया है, अमली तौर पे इक़दामात कितने होंगे ये खुद अमरीकी इंतज़ामिया का एक तरह से इम्तिहान है कि क्या ट्रंप साहब जो अपने आप को अमेरिका की साबिक़ हुक्मरानों से बहुत मुख्तलिफ करार देते हैं,
क्या वाकई वो मुख्तलिफ होंगे और आउट ऑफ बॉक्स सोचने के लिए तैयार होंगे और कुछ नए इनिशिएटिव ले सकेंगे। तो ये उनका इम्तिहान होगा कि वो महज इकोनॉमिक इंटरेस्ट पर ही चलते हैं और उसमें इंसाफ और अदल के मुकाबले में अपने मफादात ही को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, या ये है कि वो अपने पॉलिसी को इस तरह से तश्कील देते हैं कि महज वक्ती मफादात नहीं बल्कि पूरे खित्ते में पुरअमन बुनियाद पर चीजें आगे बढ़ें। तो जाहिर है कि लॉन्ग टर्म में ये एक विन विन सिचुएशन होगी जो तमाम फरीकों को फायदा पहुंचा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद रहमान साहब, डायरेक्टर जनरल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज़ इस्लामाबाद, जिन्होंने हमें इस वक्त प्रोग्राम में ज्वाइन किया। एक बार फिर हम बात करना चाहेंगे मिराजुल हुदा साहब से। मिराज साहब, इससे पहले हम बात कर रहे थे, वो बात थोड़ी सी रुक गई थी। पाकिस्तान की जो एक कश्मीर पॉलिसी है उसमें एक इंकन्सिस्टेंसी नहीं है, तसलसल नहीं है, हुकूमतों की मुख्तलिफ हुकूमतों के अदवार में अलग हो जाती है। हमारी एक कश्मीर कमेटी भी है, गॉड नोज बेटर वो कहाँ है, इस पूरे तनाजुर में क्या कर रही है, कुछ आपको मालूम है? जी, कश्मीर कमेटी गुज़िश्ता दिनों ये तफसीलात आई थी कि उन्होंने इस सिलसिले में मुख्तलिफ ममालिक की हद तक रब्ता भी किया है और एक पार्लिमानी वफ्द बना था कि जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर गया था और जहाँ पर उन्होंने कश्मीर के हवाले से ब्रीफिंग भी अपनी जगह पर की है। लेकिन मैं ये समझता हूँ, मैं यहाँ पे ऐड करता चलूँ कि पार्लियामेंट में जितनी भी कमेटीज़ हैं सबसे ज़्यादा वसाइल और इख्तियारात बाइख्तियार कमेटी है जी, बाइख्तियार कमेटी है और इसके चेयरमैन को वज़ीर के मसावी हुकूक भी हासिल होते हैं, सहूलियात भी होती हैं। लेकिन ठीक है कि आज जो कश्मीर की सूरत हाल है उसके अंदर इस कश्मीर कमेटी के रोल को मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि आज भी पूरा कश्मीर, वो चाहे सैयद अली गिलानी हो, वो चाहे मीर वाइज मौलवी उमर फ़ारूक हों, वो चाहे यासीन मलिक हों या वो आसिया इंदिराबी हों, ये जेलों के अंदर रहते हुए भी पूरे कश्मीर को लीड कर रहे हैं, कश्मीर का मुकदमा लड़ रहे हैं, कश्मीर का मुकदमा लड़ रहे हैं और कश्मीर का नौजवान ये पैगाम दे रहा है, उठाओ लाख दीवारें तुलुए सहर तो होगा, ये शब के राहज़न कब तक ना हमको रास्ता देंगे। उनकी जिद्दोजहद को सलाम। और भारत अपनी हठधर्मी और हुकूक़ इंसानी की खिलाफ वर्जी करके आज कश्मीरियों के जज्बे हुर्रियत को नहीं दबा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया मिराजुल हुदा साहब, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे, जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा हैं और प्रोग्राम में हमें लेफ्टिनेंट जनरल तलत मसूद रिटायर्ड ने भी ज्वाइन किया और उसके साथ साथ खालिद रहमान, डायरेक्टर जनरल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज़ इस्लामाबाद, इन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। बात सिर्फ इतनी है कि पाकिस्तान हर तरीके से तमाम तर सिफारती और इखलाकी जो हिमायत है कश्मीरियों की जारी रखेगा। यहाँ पे ज़रूरत इस बात की है, जैसा कि मिराज साहब ने कहा, कि जितने भी हमारे फोरम्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से हो या कश्मीर कमेटी हो या दीगर जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं, स्पेशली यूनाइटेड नेशंस और उसके साथ साथ OIC की तंजीम और दीगर जो इस्लामिक ब्लॉक है, उसको उठना होगा कश्मीर के हक़ के लिए। क्योंकि हम जब बात करते हैं, हम बात करते हैं अमन की, आश्ती की, सलामती की, लेकिन बराबरी के साथ। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।